नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं अंकित मिश्र एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th यूपी बोर्ड हिंदी के मॉडल पेपर के बारे में बात करने वाले हैं। हूबहू ऐसा ही पेपर आपके पेपर में आने वाला है, इसलिए वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों, आपके पेपर में सबसे पहले 10 अंक के साहित्यिक के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। 3 घंटे के 15 मिनट का पूरा आपको समय मिलेगा, जिसमें 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए है। एक बार पढ़कर आप देख लीजिए कि आपको कितना आ रहा है और बिल्कुल मोटिवेट होकर लिखेंगे, ठीक है, उत्साह के साथ लिखेंगे तो पूरे नंबर आपको मिलेंगे, इसमें कोई संदेह आपके नहीं है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखना है। तो आप जानते हैं कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे, ठीक है, द्विवेदी युग की पत्रिका है और इसका संपादन महादेवी वर्मा जी ने नहीं किया है, ठीक है, ये यहाँ पर गलत है। क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है और ये बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर दूसरा कथन बिल्कुल सही है। इसके अलावा रस मीमांसा किसकी आलोचना कृति है? तो रस मीमांसा की बात करते हैं तो रस मीमांसा आपकी आलोचना कृति है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी एक रचना के लेखक का नाम लिखिए। तो 4 रचनाएं आपके सामने है, जो भी आपको आ रहा हो आप उसको लिख सकते हैं। मान लीजिए अथाह सागर आपको आ रहा है तो जयप्रकाश भारती जी की रचना है। अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है, ठीक है। मेरी असफलताएं कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। और लहरों की राजहंस, तो लहरों की राजहंस आपके, ठीक है, लहरों की राजहंस मोहन राकेश जी की रचना है। मोहन राकेश की 2 रचनाएं पेपर में कई बार आती हैं, एक लहरों की राजहंस और एक आषाढ़ का एक दिन, ठीक है, दोनों नाटक विधा की रचना है। तो जो भी आपको लग रहा हो को सही है। से मुझे इन चारों में सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस लहरों के राजहंस पर है, तो मैं ऐसे ही लिखूंगा, ठीक है। तो आपको एक लिखना है और पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन है कि गेहूं और गुलाब किसकी रचना है? तो भाई गेहूं और गुलाब आपके राम वृक्ष बेनीपुरी जी की रचना है, निबंध विधा की ये रचना है। इसके बाद क्वेश्चन है त्याग पत्र किस विधा की रचना है? तो आपको पता होगा कि त्याग पत्र तो उपन्यास विधा की रचना है। ये रचना किसकी है? तो आपकी ये रचना जैनेन्द्र कुमार की है। किसकी? जैनेन्द्र कुमार की। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों आपके 2-2 नंबर के यहाँ पर क्वेश्चन भी हैं, ठीक है, ये 2 नंबर क्वेश्चन है, ये 2 नंबर क्वेश्चन है और ये आपका 1 नंबर क्वेश्चन है। इसमें है कि रीति मुक्त धारा के किन्हीं 2 कवियों का नाम लिखना है। तो आप रीति मुक्त धारा में किसका नाम लिख सकते हैं? आप रीति मुक्त धारा में घनानंद जी का नाम लिख सकते हैं, ठीक है, और आलम का नाम लिख सकते हैं, आलम का नाम लिख सकते हैं। और आपके, ठीक है, ये रीति मुक्त यानी मुक्तक काव्य के हैं। और अगर रीतिकाल के पूछ लेता तो रीतिकाल में आप केशव दास जी का नाम लिख सकते हैं, आप देव का नाम लिख सकते हैं, कवि भूषण का नाम लिख सकते हैं। तो जो आपसे पूछा जा रहा है, तो रीति मुक्त धारा में घनानंद, इनकी रचना है बिरह लीला और आलम की रचना है आलम के लिए। अगर रचना पूछ ले तो आप यहाँ पर ध्यान रखिए। इसके अलावा है कि छायावाद की 2 प्रवृत्तियों को उल्लेख करना है। तो भाई आपको छायावाद की प्रवृत्तियां आपको लिख देनी है। आप इसको याद कर लीजिए कि प्रकृति का मानवीकरण और आपके भावनात्मक एवं कलात्मक साहित्य की प्रधानता, तो ये इसके 2 प्रवृत्तियां हो जाएंगी। उत्तरायण कृति के रचनाकार का नाम लिखना है, ठीक है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा का शायद ये आपके है, इसको आप लोग थोड़ा चेक कर लीजिएगा। और यहाँ से अगर आपके पूरे 10 के 10 नंबर आपको तैयार रखने हैं और यहाँ पर आपको लिखना है। इसके बाद दोस्तों आपके 6 नंबर के आएगा, ठीक है, आपके गद्यांश आएगा, ठीक है, 6 नंबर का आपके गद्यांश यहाँ पर आने वाला है, जैसा आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो पहला गद्यांश आपका है, ठीक है, पहला गद्यांश है आपके ये दोस्तों जो संस्कृति वाला पाठ है उससे लिया गया है। और इसमें गद्यांश का संदर्भ लिखना है। जैसे इसका लिखना हो तो आप लिख देंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के और हिंदी के गद्य खंड में संकलित संस्कृति भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। जो भी आपको हो आप उस तरीके से संदर्भ और रेखांकित भाग की व्याख्या करनी है और फिर जो प्रश्न पूछा है उसका उत्तर देना है। 2-2 नंबर के 1-1 हैं, तो 6 नंबर मिल जाएंगे। मान लीजिए इसमें कम कॉन्फिडेंस आ रहा है तो आप जो अथवा करके दिया हुआ है इसको कर सकते हैं। जैसे इसमें है, पहले पहाड़ काटकर उसे खोखला कर दिया गया, फिर उसमें सुंदर भवन बना लिए गए, जहां खंभों पर उभरी मूर्तें बेहस पड़ी। ये अजंता वाले पाठ से लिया गया है। तो इसमें भी आप संदर्भ लिख सकते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित अजंता नामक पाठ से उद्धृत है, जिसके लेखक डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। तो गद्यांश का संदर्भ हो जाएगा, व्याख्या आपको कर देनी है, ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे। और पहाड़ों को किस प्रकार जीवंत बनाया गया है, तो ये देख लीजिए आपके कि उसमें प्राण फूंक दिया गया यानी जीवंत कर दिया। किस तरीके से? आपके उसमें रंग भर के, जो आपके आचार्यों ने, ठीक है, जो आचार्यों ने मूर्ति की क्या की थी, आपके रूपरेखा बनाई थी, उस पर उनके चेलों ने उसमें रंग भर दिया। जैसे आप एक बार हिरण का चित्र बनाते हैं फिर उसमें रंग भर देते हैं तो जीवंत हो जाता है, वैसे ही यहाँ पर भी उनके आचार्यों ने लहराती आंखों में चित्रों की काया सिरच दी, फिर उनके चेले कलावंतों ने उनमें रंग भरकर प्राण फूंक दिए। तो इसका उत्तर ये हो जाएगा और पूरे 6 नंबर आपको मिल जाएंगे। इसके बाद आपको आ जाएगा संदर्भ व्याख्या करनी है, काव्य का सौंदर्य लिखना है पद्यांश का। तो पद्यांश 2 आएगा अथवा करके, जो भी आपको आ रहा हो आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर है, निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल। तो भाई आप लोग जानते होंगे कि आपका पाठ है स्वदेश प्रेम, तो वहाँ से ये कविता ली गई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके लेखक कौन है? कवि राम नरेश त्रिपाठी जी इसके रचनाकार हैं, कवि राम नरेश त्रिपाठी जी। इस तरीके से आप लोग संदर्भ भी लिख देंगे,
ठीक है। संदर्भ भी आप लोग लिख देंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड में संकलित आपके स्वदेश प्रेम शीर्षक से उद्धृत है, जिसके लेखक कविराम नरेश त्रिपाठी जी हैं। फिर आपको व्याख्या कर देनी है, काव्यगत सौंदर्य वगैरह भी आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से लिख देना है कि कहाँ पर किस भाषा का प्रयोग हुआ है, किस शैली का आपके ठीक है, किस छंद का, किस रस का, किस गुण का, ठीक है, सब कुछ आपको यहाँ पर लिख देना है। पूरे 6 नंबर आपको तभी मिलेंगे जब आप काव्यगत सौंदर्य लिखेंगे। इसके अलावा दोस्तों आपको 3 नंबर का एक आएगा जीवन परिचय लिखने का, ठीक है। 3 नंबर का एक जीवन परिचय आएगा गद्य में से और एक जीवन परिचय आपको लिखना होगा पद्य में से। तो आप 2 जीवन परिचय याद कर लीजिए गद्य में, क्योंकि 4 पाठ हैं, 2 याद कर लेंगे आपका काम हो जाएगा। मान लीजिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का आप याद कर लेते हैं कि इनका जन्म सन 1884 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था, बस्ती जिले के अगोना नामक प्रांत में हुआ था। इनके पिता चंद्रबली शुक्ल थे, उन्हीं के पास राठ तहसील नामक गाँव में इनकी आपकी प्रारंभिक शिक्षाएँ हुई थी और इंटरमीडिएट में आने पर इंटरमीडिएट में आने पर इनकी शिक्षा में बाधा उत्पन्न होती है और गणित विषय में कमजोर होने के कारण ये आगे नहीं पढ़ सकते हैं। उसके बाद कुछ समय के लिए ये सरकारी नौकरी कर लेते हैं, लेकिन वहाँ भी स्वाभिमान कारण ये छोड़कर मिर्ज़ापुर के ही आपके जो मिशन स्कूल होता है वहाँ पर ये चित्रकला के अध्यापक हो जाते हैं। और मिर्ज़ापुर में ही दोस्तों ये केदारनाथ पाठक और प्रेम घन के संपर्क में आकर इन्होंने अपनी हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, बांग्ला आदि भाषाओं का आपके स्वाध्याय किया। और जो आनंद कादम्बनी पत्रिका है, ठीक है, आनंद कादम्बनी नामक पत्रिका में इनकी रचनाएं आपके दोस्तों प्रकाशित होने लगती हैं। दोस्तों ये 19 वर्ष तक नागरी प्रचारणी सभा में हिंदी शब्द सागर जो एक पत्रिका होती है, हिंदी शब्द सागर, उसके सहायक संपादक के पदभार इन्होंने ग्रहण किया था। ठीक है, ये पत्रिका है हिंदी शब्द सागर, इसके सहायक संपादक के रूप में इन्होंने 19 वर्ष तक कार्य किया। इसके अलावा दोस्तों ये जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय है वहाँ पर हिंदी विभाग के प्राध्यापक रहे। वहाँ वे बाबू श्याम सुंदर दास के अवकाश ग्रहण करने के बाद दोस्तों क्या हो गए थे, हिंदी विभाग के अध्यक्ष हो गए थे और इनकी गिनती उच्च कोटि के विद्वानों में होने लगी थी। इस तरीके से आप लोग इसको थोड़ा याद कर लीजिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। और आप लास्ट में जानते हैं कि 1941 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है ओनली 57 ईयर की आयु में। और फिर इनकी कुछ कृतियाँ आपको लिख देनी है। वैसे कहा है एक कृति लिख दीजिए अगर याद हो, और ज़्यादा याद हो तो आप ऐसे एक हेडिंग बना लीजिए इनकी कृतियाँ, और फिर कृतियों में हेडिंग बनाइए कि इनकी निबंध। फिर आप लिखिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आपके, ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भाव प्रधान और समीक्षात्मक दोनों प्रकार के निबंध लिखे। और फिर आप लिखिए कि इनका एक निबंध है आपकी विचार विधि, ठीक है, और एक इनका निबंध है आपके चिंतामणि, ठीक है, 2 आप लिखिए चिंतामणि। और फिर आप अगली हेडिंग बनाइए कि इनकी आलोचना, फिर हेडिंग बनाइए आलोचना, और फिर लिखिए कि इन्होंने त्रिवेणी और रस मीमांसा आलोचना कृति की रचना की। फिर आप कहानी बनाइए, लिखिए 11 वर्ष का समय। फिर आप बनाइए काव्य और लिखिए कि अभिमन्यु वध। फिर लिखिए अनुवाद, फिर बनाइए अनुवाद हेडिंग और लिखिए मेगास्थनीज का भारतवर्षी विवरण और बुद्ध चरित्र। संपादन आपके संपादन एक हेडिंग बनाइए और लिखिए कि इन्होंने भ्रमर गीत सार, आनंद कादम्बनी, हिंदी शब्द सागर, नागरी प्रचारणी पत्रिका आदि पत्रिकाओं का संपादन इन्होंने किया है। इस तरीके से आप लोग एक इतिहास लिख दीजिए, आपके हिंदी साहित्य का इतिहास ऐसे लिख करके हेडिंग करके आप इनकी सारी रचनाओं को आप लोग लिख लीजिए। अगर जितना भी आपको याद है उतना लिखेंगे तो आपके देखने में अच्छा लगता है और आपके जो कॉपी चेक करने वाला होता है आपके प्रति आकर्षित होता है कि इसको बहुत सारी कृतियाँ याद हैं। इस तरीके से आपको जीवन परिचय लिख देना है आपके किसका, इस तरीके से आपको जीवन परिचय लिख देना है इनमें से किसी एक का। मान लीजिए आपको महादेवी वर्मा का आपने याद किया है तो आप लिख लीजिए कि इनका जन्म 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा इनकी मृत्यु कब हुई थी तो 19 वर्ष की आयु में 1927 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनके नाना और इनके जो मम्मी थी ये आपके साधारण कवियत्री थी, तो उन्हीं का प्रभाव इनके ऊपर पड़ा था। इस तरीके से आपने पूरी इनको याद कर लीजिए। और इनकी भी रचनाएं हो जाती हैं, यामा हो जाती है, ठीक है, रश्मि इनकी रचना है, ठीक है, सांध्य गीत इनकी रचना है। तो जितनी भी रचनाएं आपको याद हों आप इनको भी आप लोग लिख लीजिए और पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे 3-3 नंबर के, ठीक है। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपको लिखना है और किस तरीके से पेपर आएगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपको 4 नंबर का आएगा एक गद्यांश अनिवार्य संस्कृत में से। जैसे यहाँ पर आया है कि निम्नलिखित में से किसी एक संदर्भ का हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो ये जो संदर्भ आपका होने वाला है, ठीक है, ये संदर्भ आपके भारतीय संस्कृति एक पाठ है आपके पेपर में, आपके अनिवार्य संस्कृत में भारतीय संस्कृति है, ठीक है, याद होगा भारतीय संस्कृति, जिसमें सर्वभौम सुखने वाला जो, ठीक है, श्लोक है यहीं से लिया गया है, तो वो भी कई बार आता है। तो भारतीय संस्कृति वाला है दोस्तों ये। और ध्यान रखिए कि उसी में से ये पाठ आपके, उसी में से ये गद्यांश आपके लिया गया है। तो आप संदर्भ बनाकर लिख दीजिए कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी हिंदी पाठ्यपुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है, ठीक है। और आप प्रसंग में लिख लीजिए कि इसमें भारतीय संस्कृति की विशेषता बताई गई है और इस तरीके से आप लोग इसको कर दीजिए। और फिर आप इसका अनुवाद कर दीजिए कि मानव जीवनस्य संस्करणम संस्कृति है, मानव जीवन का संस्कार ही संस्कृति है। फिर मानव जीवन का संस्कार मतलब होता है सजना संवरना, तो मानव जीवन का सजना संवरना ही संस्कृति है। अस्माकम पूर्वजा, हमारे पूर्वज मानव जीवन
संस्कर्तु मानव जीवन के संस्कार के लिए महान प्रयत्न किए। हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन के संस्कार के लिए महान प्रयत्न किए। ते अस्माकं जीवनस्य संस्करणाय यान आचरान विचारान च अदृश्यन तत्सर्वम अस्माकं संस्कृति। ते मतलब उन्होंने अस्माकं हमारे जीवन के संस्करणाय संस्कार के लिए जो भी आचार और विचार आदर्शन मतलब दिखाए, वे सब तत्सर्वम वे सब अस्माकं संस्कृति हमारी संस्कृति हैं। इस तरीके से आप इसका अनुवाद कर दीजिए। अथवा में मान लीजिए नहीं पता है तो ये जो आया है इसको कर दीजिए कि मानं हित्वा प्रियो भवति, क्रोधं हित्वा न शोचति, काम हित्वार्थवान भवति, लोभम हित्वा सुखी भवेत। आप ये दोस्तों आपका एक पाठ है जीवन सूत्राणी वाला जो पाठ है लास्ट वाला, उससे यहाँ पर दोस्तों ये लिया गया है। ठीक है। और इसमें दोस्तों यक्ष जी ने पूछा था युधिष्ठिर से कि क्या त्याग कर मनुष्य सबका प्रिय हो जाता है। ठीक है। क्या त्याग कर मनुष्य सुख नहीं करता है, क्या त्याग कर मनुष्य धनवान हो जाता है और क्या त्याग कर मनुष्य सुखी हो जाता है, ये उससे पूछा था। तो आपके युधिष्ठिर जी ने यहाँ पर उत्तर दिया है कि मानम हित्वा प्रियो भवति, मान त्याग करके घमंड को त्याग करके मनुष्य सबका प्रिय हो जाता है। क्रोधम हित्वा न सोचती, क्रोध को त्याग कर मनुष्य शोक नहीं करता। कामम हित्वार्थवान भवति, आपकी कामना को इच्छा को त्याग करके मनुष्य धनवान हो जाता है। और लोभम हित्वा सुखी भवेत, लोभ को त्याग कर मनुष्य सुखी हो जाता है। इस तरीके से अनुवाद कर देंगे, पूरे के पूरे नंबर 4 आपको मिल जाने वाले हैं। ठीक है। इसके बाद आ जाएगा अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो आप कोई भी लिख दीजिए। आप लिख दीजिए कि आपादो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः अमुखः स्फुट वक्ता च यो जानत सः पंडितः। मान लीजिए आपको ये नहीं याद है, आप लिख लीजिए कि सार्थः प्रवसतो मित्रम भार्या मित्रम गृहे सतः आतुरस्य भी संग मित्रम दानम मित्रम मरिस्यतः। याद कर लीजिए। मान लीजिए याद नहीं है तो आप इसको लिख दीजिए कि माता गुड़ तराभू में खात पितो च तरस्तथा, माता गुड़ तराभू में खात पितो च तरस्तथा मन शीघ्रतरम वाता चिंता बहुतरी तृणात्। नहीं याद है आप इसको लिख दीजिए सबसे सिंपल कि सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। लेकिन 2 श्लोक आप याद करिए, क्योंकि एक श्लोक तो आपको यहीं पर मिल जाएगा पद्यांश। मान लीजिए आपने एक ही याद कर लिया कि मानं हित्वा प्रियो भवति, क्रोधं हित्वा न शोचति, कामं हित्वा अर्थवान भवति, लोभं हित्वा सुखी भवेत्। और आपने याद कर लिया और आपको यही आ गया पेपर में। तो यहाँ पर कहता है कि जो इस आपके पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, इसलिए आपको 2 याद करना है। ठीक है। 2 आपको याद करना है। इसके बाद दोस्तों आपका 2 नंबर का आ जाएगा। ठीक है। प्रश्न उत्तर संस्कृत में देना है। पिता कस्मात् उच्चतरः अस्ति, पिता कस्मात् मतलब पिता किससे उच्च है। तो मैं इसमें आपके श्लोक में कहा गया है कि आपके खात पितोच्चतरः तथा, पिता आकाश से भी ऊंचा है। तो आपको खात, ठीक है, संस्कृत में खात होता है, हिंदी में अर्थ होता है आकाश। तो लिखेंगे पिता खात उच्चतरः अस्ति। ठीक है। इसके अलावा है गृहे सतः मित्रम किम अस्ति, तो गृहे सतः मित्रम आपकी भार्या अस्ति। घर पर मित्र कौन होती है, तो घर पर पत्नी मित्र होती है। लाभेन किम वर्धते है, दोस्तों आप लोग जानते हैं कि विनय बढ़ता है। दुर्मुख का आसीत, तो दुर्मुख एक चंडाला आसीत। 2 आपको लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है। ठीक है। ग्रामीणान कह उपहासत, तो आप लिखेंगे एक नागरिक ग्रामीणान उपहासत। जो भी आपको याद हो इसमें से 2 आपको लिख देने हैं। ठीक है। केवल 2 ही लिखने हैं, ज़्यादा नहीं। इसके बाद आपका आ जाएगा कि 2 रसें करुण अथवा हास्य रस, इसमें से स्थायी भाव और परिभाषा लिखनी है। आप मान लीजिए कोई एक लिख लीजिए। मान लीजिए हास्य लिख रहे हैं तो लिख दीजिए कि किसी भी व्यक्ति वस्तु की आकार वेशभूषा चेष्टा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव जागृत होता है उसे हास्य कहते हैं। यही हास्य जब विभाव अनुभव तथा संचारी भावों से पुष्ट हो जाता है तो हास्य रस कहता है। स्थायी भाव लिख दीजिए कि आपके इसका स्थायी भाव हास्य है। परिभाषा आप लोग यहाँ पर लिख लीजिए कि आपके बिंध्य के वासी उदासी तपोवरधारी महावीर नार दुखारे गौतम तीय तरी तुलसी तो कथा सुनि भय मुनिवृंद सुखारे। इस तरीके से आप लोग इसको आपके परिभाषा लिख सकते हैं। मान लीजिए ये याद नहीं है तो आप ये लिख लीजिए कि तंबूराले मंच पर बैठे बाल पतंग, साज मिले 15 मिनट घंटा भर आलाप, अरे घंटा भर आलाप राग में मारा गोता, धीरे धीरे खसक चुके थे सारे श्रोता। इस तरीके से आप जो भी आपको याद हो इसकी परिभाषा आप लोग लिख लीजिए और उसका अगर स्पष्टीकरण कर देंगे तो आपके लिए सोने पर सुहागा हो जाएगा। स्पष्टीकरण की किस में अनुभव है, किस में विभाव है, किस में संचारी भाव है, ये सब लिख देंगे तो और भी अच्छा लगने लगता है। हालांकि नंबर आपको मिल जाएगा उसके पहले भी। इसके अलावा है कि उपमा अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा देते हुए उदाहरण दीजिए। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि उपमा अलंकार, ठीक है, लिख सकते हैं। फिर रूपक जो भी आपको याद हो, 3 आपके सिलेबस में है, उपमा रूपक और उत्प्रेक्षा। 2 आपको याद करने हैं, 2 आपको याद करने, दोनों में से आपके 2 आपको याद करने हैं। सोरठा और रोला छंद की परिभाषा आपको देनी है। मान लीजिए आप सोरठा देंगे तो आप लिख देंगे कि दोहा का उल्टा है, रोला का देंगे तो आप लिख देंगे कि
यह एक सममात्रिक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं तथा प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं तथा 11 और 13 मात्राओं पर क्रमशः क्या होती है, यति होती है। और रोला छंद की परिभाषा आप डाल सकते हैं, ठीक है। रोला छंद की परिभाषा क्या होती है? रोला छंद की परिभाषा होती है कि जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, निज बल से बलमेट धर्मी मुगल कुराजी। जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, निज बल से बलमेट विधर्मी मुगल कुराजी, जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी, हैं ये वही छत्रपति भूप शिवाजी। इस तरीके से आपका इसका उदाहरण हो जाएगा, जो भी आपको याद हो आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा फिर आपके आ जाएगा 3 नंबर का, आपके आ जाएगा उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मिल से एक एक शब्द बनाइए। काफ़ी आसान है। स्वागत यहाँ से बना दीजिए, ठीक है। अब आपकी प्रतिदिन बना दीजिए, अभिमान बना दीजिए, ठीक है। कोई भी आपको जो भी पता हो आप बना सकते हैं। इसके अलावा आपके आ जाएगा किन्हीं 2 प्रत्ययों के प्रयोग से एक एक शब्द बनाइए। तो आप बना सकते हैं कि अपना, बढ़ना, कांपना, जो भी आपको एक बना सकें। अपनापन, परायापन, जो भी आपको बनना न पड़े आप यहाँ पर एक शब्द बना दीजिए। फिर आ जाएगा समास विग्रह कीजिए, समास का नाम लिखिए। तो आप लिख दीजिए कि राधा और कृष्ण आपके यहाँ पर द्वंद्व समास है और उत्थान और पतन यहाँ पर भी द्वंद्व समास है, ठीक है। चौराहा लिख दीजिए कि 4 राहों का समाहार यहाँ पर आपके द्विगु समास है। जो भी आपको पता हो 2 का आप कर दीजिए और आपके, ठीक है। इसके अलावा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। तो भाई आपके लिख दीजिए कि घर का होता है क्या? घर का होता है गृह, और आपके मानुष का होता है मनुष्य। क्या होता है? मानुष का होता है आपके मनुष्य, ठीक है। गाँव का ग्राम, चाँद का चंद्रमा होता है, लेकिन 2 ही आपको लिखने हैं। इसके बाद 2 पर्यायवाची आएगा। ईश्वर का लिख दीजिए भगवान, और आपके देवता लिख दीजिए, ठीक है। ये लग रहा हो कि हल्का पड़ रहा है तो आप कमल का लिख दीजिए, पंकज नीरज। फूल का लिख दीजिए आपके पुष्प लिख दीजिए, होता है। प्रसून लिख दीजिए, होता है, ठीक है। ना कुछ समझ सुमन आप लिख दीजिए, पुष्प लिख दीजिए, जो भी आपको समझ में आए यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। आगे देखिए 2 ही आपको लिखना है। इसके बाद संधि विच्छेद करके संधि का नाम लिखना है। तो लिख दीजिए कि स्वागत ने सुधन आगतम, सुधन आपके आगतम, ये आपका संधि विच्छेद हो गया। और संधि का नाम लिख दीजिए कि यण संधि है। इसी तरीके से इत्यादि में इति धन आदि और यण संधि लिख दीजिए, ठीक है। इसके अलावा आएगा कि चतुर्थी विभक्ति द्विवचन का रूप लिखिए। तो आप इसमें से मधु का और इसमें से फल का आप याद कर लीजिए। या फिर नदी में, आपके सिलेबस में पहले 6 थे, उसमें 2 पहले ही तथा और युष्मत का कट चुका है। 6 में आपको अगर आपने आपके 2 कट गया तो 4 बचा, और 4 में आपको अथवा करके आता है। तो 2 ही अगर आप याद कर लेंगे, इसमें से कोई एक और इसमें से कोई एक, तो आपका काम बन जाने वाला है। आप उसको यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद आपका है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक का धातु लकार पुरुष वचन का उल्लेख कीजिए। आप इसमें भी 2 ही हैं आपके पास, एक पट धात का, एक हस्त धात का है। तो मान लीजिए मैं ये सी का लिख दूँ, अहश्रम का ही। तो आपको सबसे पहले धातु लिखनी है। तो आप धात लिख देंगे कि हस धातु है, हस, और ब्रैकेट में लिख देना आप लोग कि हंसना। फिर लकार लिख दीजिए कि कौन सा लकार है। तो भाई ये लंग लकार भूतकाल है, ठीक है। लंग लकार भूतकाल है। फिर आएगा पुरुष कौन सा है। तो भाई ये आपके उत्तम पुरुष है, ठीक है। उसमें उत्तम पुरुष है। और वचन कौन सा है। तो एक वचन है। जो लास्ट वाला होता नहीं है उत्तम पुरुष में, अहसम, अहसाव, अहसाम, तो उसी का ये एक वचन है, अहसम, ठीक है। इस तरीके से आपको एक ही लिखना है, आप कोई भी एक लिख दीजिए। इसके बाद आ जाएगा 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए, ठीक है। 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है। जो भी आपको आ रहा हो आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं इसको कर दूं कि विद्या विनय से बढ़ती है, ठीक है। विद्या विनय से बढ़ती है, विद्या विनयम आपकी वर्धनते, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तुम दोनों क्या करते हो, इसमें आप कर दीजिए, ठीक है। तुम किम करसी, इस तरीके से आपके जो भी आपको पता हो आप इसको 2 में आपको यहाँ पर कर देना है। फिर एक विषय पर आपको निबंध लिखना है, ठीक है। निबंध 6 नंबर का आता है। निबंध के लिए आप 5 से 6 निबंध की हेडिंग वगैरह बाकायदे याद कर लीजिए और उसको 2-3 बार पढ़ लीजिए। हेडिंग आपको याद होनी चाहिए और आप उसको 2-3 बार पढ़ लीजिए। तो यहाँ पर 6 नंबर आपको मिलने ही चाहिए, तभी आपका स्कोर 95 के आसपास पहुँचता है। और इसमें ये प्रदूषण वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आ चुका है। इसके अलावा दोस्तों एक आपके मोबाइल पर आता है कि मोबाइल का दुष्परिणाम, उसको आप लोग याद कर लीजिए। एक कॉमन रहा है कि बेरोजगारी से कई बार आया है, तो बेरोजगारी की समस्या, इस पर आप एक याद कर लीजिए। और इसके अलावा आप एक मेरी प्रिय पुस्तक, कई बार आता है कि मेरी प्रिय पुस्तक, तो इसको आप एक तैयार कर लीजिए, ठीक है। मेरी प्रिय पुस्तक, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप तैयार करना चाहें तो सदाचार पे आप कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे कॉमन है जो हर बार आपके लगभग आते हैं। तो अगर आप इसको तैयार कर लेंगे तो इसमें से जरूर ही आपका फंस जाएगा। प्रदूषण तो आपके पक्का ही आता है लगभग। इसके बाद दोस्तों आपका खंडकाव्य है। आपके जिले में अलग अलग चलते हैं, जो भी खंडकाव्य के जिले में चलते हैं आपको वही करना है। जाने लीजिए कि यहाँ पर मान लीजिए हमारे जिले में प्रतापगढ़ में ज्योति जवाहर खंडकाव्य चलता है। जवाहरलाल नेहरू की चारित्रिक विशेषताएं लिखनी है। तो 5 हेडिंग हम लोग यहाँ पर याद किए रहते हैं, ठीक है। 5 हेडिंग हमने याद किए हैं और ये लगभग आपके 1.5 पन्ने का होता है, 1.5 पन्ने का होता है। और उतना लिख देते हैं तो पूरे 3 नंबर आपको मिल जाते हैं। और इस तरीके से पूरा पेपर आपका हमने सॉल्व करा दिया है।
अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी कॉपी और कितना स्कोर आपको लग रहा है प्राप्त कर लेंगे। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और चाहते हैं कि मैं किसी और विषय का ऐसा ही मॉडल पेपर आपको बताऊं तो कमेंट कीजिएगा कि आप अगले कौन से विषय का मॉडल पेपर मुझसे आपके चाहते हैं। जो भी आप कहेंगे मैं उसका मॉडल पेपर आपको करा दूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।